हेलो दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करेंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि देखें तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3.3 मिलियन, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है, 3.28, ठीक है। वैसे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? वैसे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% धारण करता है, ठीक है। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% धारण करता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु, जिसे 26 दिसंबर 2004 के सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट की भारी क्षति उठाना पड़ा था। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन भी कहते थे, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति लगभग 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्यन पर्वत एवं सतपुरा पर्वत के बीच में जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट कहता, कौन सा परियोजना बेतवा नदी पर है? तो कौन सा परियोजना? सी ऑप्शन, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश है। और मंडी परियोजना ये देहर बांध व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पोंग बांध ये व्यास नदी पर है। तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पर झारखंड में है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित झील है? तो मानव निर्मित झील की यदि बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर एवं पेरियार झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर एवं पेरियार झील ये जो है मानव निर्मित झीलें हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी सोन नदी की जो है सहायक नदी है। पेरियार झील केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित प्राकृतिक लेगून झील है। चिल्का झील ओडिशा तट पर स्थित यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है। यह भी लेगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 फिर है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बी ऑप्शन। तो दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है जो कर्नाटक सीमा के निकट है। दूध सागर जलप्रपात मांडवा नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात, शिवसमुद्रम जलप्रपात एवं कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी कारक है? तो 36 का देखिए, 36 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण
पश्चिमी मानसून के लिए उत्तरदायी कारक है। वायुमंडल में लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर काफ़ी तेज गति से चलने वाले वायु प्रणाली को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। भारतीय मानसून को भी प्रभावित करने वाला जेट स्ट्रीम एक कारक है। उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति का एक कारक है। नेक्स्ट फिर है कि भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन सा मृदा पाई जाती है? तो भारत में यानी जलोढ़ मृदा, भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है। देश के लगभग 40% भू क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के दोआब तथा समुद्र तटीय क्षेत्र में जलोढ़ मृदा की उपस्थिति प्रमुख से है। जलोढ़ के बाद अधिक भू क्षेत्र पर उपस्थिति लाल मृदा एवं काली मृदा है। 38 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन, कोयना परियोजना। कोयना बहुउद्देशीय परियोजना जो कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। पोंग परियोजना व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। नेक्स्ट अब देखिए कि शिवालिका पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है? 39 का सी, तो उत्तर पश्चिम। शिवालिका पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम शिवालिका श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिका श्रेणी के एक छोटे भाग की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्थात पश्चिम चंपारण जिला में अवस्थित है। पश्चिम चंपारण जिला के उत्तरी भाग में शिवालिका श्रेणी की उपस्थिति 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पश्चिम चंपारण में उपस्थित शिवालिका पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग है सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दूत और हरहा घाटी। पश्चिम चंपारण में उपस्थित शिवालिका के उत्तरी भाग को सोमेश्वर श्रेणी एवं दक्षिणी भाग को रामनगर दून कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच की घाटी को हरहा घाटी या दून घाटी कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर फोर्ट है जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। 40 है पबना विद्रोह कब हुआ था? बी ऑप्शन, 1873 से 76 में। तो पबना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ। पबना विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था। यह किसान विद्रोह तत्कालीन बंगाल के यूसुफ शाही परगना के पबना यानी पाबना क्षेत्र में हुआ था। यह पबना क्षेत्र वर्तमान में बांग्लादेश के सिराजगंज जिला में स्थित है। इस विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद राय थे। ईशान चंद। इस विद्रोह के लोगों ने किसानों का एक प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। नेक्स्ट 41 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? 41 का सी, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम है अर्थात आरंभिक नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत के टंकारा स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अप्रैल 1875 ईस्वी में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संगठन स्थापित किया। दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य वेदों की मूल शिक्षा को जो है पुनः स्थापित करना। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का मुख्य नारा था। अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर राजस्थान में हो गई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। 1781 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया गया था। कलकत्ता मदरसा का स्थापना फारसी एवं अरबी के अध्ययन के लिए किया गया था। वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पेच किस वर्ष का है? तो सी ऑप्शन 1854। भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पेच वर्ष 1854 ईस्वी का है। चार्ल्स वुड डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक प्रसिद्ध सदस्य थे। चार्ल्स वुड ब्रिटिश शासन में जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी रहे थे। चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा पद्धति के लिए योजना 1854 में वुड डिस्पेच तैयार किया।
1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच में भारत में शिक्षा से संबंधित अनेक निर्देश जो सुझाए गए हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच की 3 मुख्य बातें जो शिक्षा के माध्यम से संबंधित हैं। ठीक है, पहला था कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम वर्नाक्युलर भाषा हो। दूसरा, उच्च विद्यालय में शिक्षा का माध्यम एंग्लो वर्नाक्युलर हो। तीसरा, महाविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। 44 है कि भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ए ऑप्शन, कलकत्ता। भारत में पहला समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। भारत में पहली बार समाचार पत्र निकालने का श्रेय आयरिश जेम्स ऑन्गस्टन हिक्की के नाम है। 1780 में जो है जेम्स ऑन्गस्टन हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की बंगाल गजट दी कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है, दी कलकत्ता जनरल, ठीक है, प्रकाशित किया गया। कुछ समय के बाद ही इस समाचार पत्र को सरकार द्वारा बंद करा दिया गया, क्योंकि इस पत्र ने गवर्नर जनरल, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य अधिकारियों का निष्पक्ष आलोचना किया करता था। जेम्स ऑन्गस्टन हिक्की के पत्र को सामान्य रूप से बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 45 है कि किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था? सी ऑप्शन, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो देखिए 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 18 फरवरी 1905 को की गई थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा इंडिया हाउस भी स्थापित किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकाला गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने विदेश आने वाले योग्यता द्वारा प्राप्त भारतीयों के लिए 1,000 रुपये की 6 फेलोशिप की भी आरंभ किया गया। शीघ्र ही इंडियन हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक केंद्र जो बन गया। बीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा आदि क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है किस वर्ष जो है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपको, सी ऑप्शन, यानी 1892। ठीक है, 1892। तो ब्रिटिश संसद सदस्य होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हुए। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी सेंट्रल क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट फिर है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ए ऑप्शन, महादेव गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। 1884 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे द्वारा जो स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में जो है शामिल हो गए। 20 वर्षों तक गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्कन शिक्षा सभा में भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के दायित्वों का निर्वहन किया। महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दर्शन के पोषक थे। वे समभाव एवं न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। गोखले जी को पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना मत से नहीं हो सकता। गोपाल कृष्ण गोखले के दर्शन एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर वे गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गोखले जी ने गांधी जी को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। नेक्स्ट कहता बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा एवं केसरी नाम से 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, मराठा समाचार पत्र की भाषा अंग्रेजी, केसरी समाचार पत्र की भाषा मराठी थी। ठीक है, तो मराठा का अंग्रेजी और केसरी का
जो है केसरी समाचार पत्र की भाषा मराठा और केसरी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बॉम्बे में हो गई। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ग्रामपंथ के जो है युग के प्रथम चरण के प्रथम पंक्ति के नेता थे। अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजी शासन के लिए खतरा के रूप में देखा था। प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार एवं लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट यानी भारत में असंतोष का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा वर्ष 1897, 1908 एवं 1916 में दायर किए गए थे। नेक्स्ट फिर है कि भारतीय संविधान में भाग 9 ख 9 बी किस संविधान अधिनियम 2011 से अंतः स्थापित हुआ है? 49 का सी होगा 97। तो भारतीय संविधान में भाग 9 ख यानी पार्ट 9 बी जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अंतः स्थापित हुआ है। ठीक है। फिर है भारतीय संविधान के भाग 9 ख का शीर्षक जो है सहकारी समितियां यानी दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित उपबंध का अनुच्छेद विस्तार अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक है। 50 नंबर। फिर है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहला योजना अवकाश के रूप में दर्शाया जाता है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में उपर्युक्त में से कोई भी जो है पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में वर्ष 1966 से 1969 ईस्वी के काल को पहली जो है योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। 1966 से 1969। ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई थी। अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1966 से प्रारंभ जो है होनी चाहिए थी। फिर तृतीय योजना की असफलता के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष बाद जो है शुरू की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1969 को हुई थी। अतः 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के काल को योजना अवकाश कहा जाता है। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के काल को जो है योजना अवकाश। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के इस काल में 3 जो है वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। अब चलिए देखते हैं, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। कहता सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है। ठीक है। तो मान लेते हैं यदि सतीश की आयु गौतम से, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। सतीश, गौतम और साई की कुल आयु का योग जो है 27 है। तो देखिए साई की आयु यदि x मान लेते हैं तो गौतम की आयु 2x होगा। ठीक। क्योंकि देखिए गौतम की आयु, जिसकी आयु यानी गौतम, जिसकी माने होता बाद वाला, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुनी है तो 2x होगा। तो यहाँ पे सतीश का आयु क्या होगा? तो सतीश की आयु गौतम की आयु से 2 वर्ष अधिक, तो 2x + 2 हो जाएगा। अब इनको सबको जोड़ लीजिए तो x + 2x + 2x + 2 तो 2 1 2 3 2 5 5x + 2 ये बराबर होगा आपको 27 के। ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। तो 5 से कट जाएगा तो x का मान कितना निकल गया 5। x का मान निकल गया आपको 5। तो हमको कहता है गौतम की आयु, तो गौतम की आयु कितना है 2x है, तो 2 × 5 कर दीजिए, कितना होगा 10 वर्ष। 10 वर्ष कहें तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए किसी कूट भाषा में ONE को जो है O को 15, N को 28 और E को 15 लिखा गया है। 2 को इसी तरह लिखा गया तो कहता 6 को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए O जो आता है 15 पे, ठीक है, इसको 1 से गुना किया है। N आता है 14 पे, इसको 2 से गुना किया है। E आता है आपको 5 पे, इसको 3 से गुना किया है। तो ये कितना बन गया 15, 28, 15। ठीक है। तो 1 2 3 से गुना कर रहा है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो S आता है 19 पे, S आता है 19 पे।
ठीक है, इसको 1 से गुना करेंगे 19 पे तो 19 से होगा। फिर देखिए आई आता है आपको 9 पे, इसको 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। और x जो आता है ये आता है आपको 24 पे, x 24 पे, इसको 3 से गुना करेंगे 72 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 72, तो 19 18 72, 19 18 72 यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता एक समूह के 12 सदस्यों का औसत स्कोर 10 था, जबकि दूसरे समूह के n सदस्यों का औसत स्कोर 12 था, यदि संयुक्त माध्य इतना है। तो यहाँ पे यदि देखें तो 12 सदस्यों का होगा 12 गुने 10, ठीक, प्लस n का होगा n गुने 12, बट्टा में ये हो जाएगा कितना, तो 12 प्लस n हो जाएगा, औसत दे दिया गया है 11.2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस 12n। ठीक है, 120 प्लस 12n, तो 12 प्लस n इंटू 11.2। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा 18, n का मान 18 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का अनुपात दे दिया गया है, यदि बड़ी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो यह छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर होता है। तो मान लेते हैं ये संख्या है 2x 3x। ठीक, तो कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, ठीक है, बड़ी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो वह छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे यदि देखें बड़ी संख्या के 20%, ठीक है, बड़ी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो वह छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक, ठीक है, से 25 अधिक के बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है कि 3 इंटू 20 यानी कितना होगा, तो 60x%। इधर जो हो जाएगा आपको 10 दूनी 20 हो जाएगा 20 जो है x%। ठीक है, इन दोनों का अंतर यदि देखें तो 40x%। ठीक है, ये 20 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, ये बचेगा 5। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो, ये जो है 2 जीरो उधर चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, तो x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया आपको 25/2। x का मान तो यहाँ पे 25/2 निकल गया। ठीक है, x का मान तो यहाँ पे 25/2 निकल रहा है। ठीक है, 25/2, तो यहाँ का था छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या क्या होगा, तो इंटू 2x। ठीक है, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 25 होगा, 25 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यानी यहाँ पे होगा आपको डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहा था कि अनीता और विनीता इतना रुपये की राशि को आपस में 6-7 के अनुपात में विभाजित करती हैं। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपये की राशि जोड़ दी जाती है तो नया अनुपात। तो देखिए 7 अच्छो कितना है 13, तो 13 यूनिट का मान है 1950, तो 1 यूनिट का मान 13 का 13, 13 55 यानी 150, तो 6 यूनिट का मान होगा कितना 900। ठीक, 6 यूनिट, 7 का मान 250, इन दोनों में 100 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 100 जोड़िएगा तो 1000, और इसमें 100 जोड़िएगा तो 1150। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20, और इसका जो रेशियो निकल जाएगा 20-23 निकल जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 56। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीजनिंग दे दिया गया है 56 में। यदि देखें तो यहाँ पे दे दिया गया 471 और 479, यानी यहाँ पे 8 ऐड किया गया है, यानी 2 का क्यूब। फिर यहाँ पे जो है -27 यानी -3 का क्यूब जो है घटाया गया है। फिर यहाँ पे 64 ऐड किया गया है, यानी 4 का क्यूब जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे 125 यानी 5 का क्यूब घटाया गया है। फिर यहाँ पे जो है 6 का क्यूब 216 क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, यानी 6 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 7, 9 1 10, 7 3 10, सॉरी 3 1 4, 3 1 4, यहाँ पे है 7, 216 है तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 607 हो जाएगा,
यानी 607 का है तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि यदि x सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या है जिसे 237 से विभाजित किया जाता है तो x के अंकों का जोड़ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे यदि गौर करें, x का था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 गुना है, इसको 237 से भाग दिया जाता है। ठीक, ये 4 मरतबे दीजिएगा तो होगा 4 तिया 12, 37 है सॉरी, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 4 तिया 12 14 और 4 8 1 9, घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 में 1 5, उतर जाएगा 9, 2 मरतबे दीजिए, तो 2 मरतबे देंगे तो ये होगा 4 7 4। ठीक है, शेष आ जाएगा 45। तो कहता है कि x वह सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या है जिसे इतना से विभाजित किया जाता है, तो x के अंकों का जोड़ ज्ञात करना है। ठीक है, x के अंकों का जोड़, तो यहाँ पे जो संख्या हो जाएगा, देखिए 45 शेष बच रहा है, इसमें से घटा देंगे, इसमें से 45 घटाइएगा तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 9, यानी वो संख्या क्या है, 9954। अब इस सारे अंकों को जोड़िए, 9 + 9 + 5 + 4, 9 9 18, 5 23, 4 27 हो रहा है, 27 का है तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर जो है 1512 और 4.5 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाता है। इस धनराशि का लागू ब्याज दर ज्ञात करें। 58 में देखिए, तो यहाँ पे यदि देखें तो इन दोनों में अंतर यदि ले लें, 3 वर्ष और 4.5 में अंतर, तो ये हो जाएगा आपको 4.5 - 3, इसका SI, तो इतना माइनस इतना वर्ष का साधारण ब्याज निकल जाएगा कितना, तो 1668 - 1512, घटाएंगे तो निकल जाएगा 156। ठीक है, 156 निकल गया। ठीक, और ये घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 1.5। ठीक है, 1.5। अब 3 वर्ष का निकाल लीजिए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकल जाएगा, तो इसका दोगुना कर दें, यदि इसका दोगुना तो 3 वर्ष का जो निकल जाएगा साधारण ब्याज, ये निकल जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, ये निकल जाएगा आपको 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 1 दूनी 2, 312। ठीक है, 312, तो प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा 3 वर्ष का कितना है, 1512 में से घटा दीजिए 312, निकल जाएगा 1200। 1200 निकल गया। अब दर निकाल लीजिए, तो क्या होता है, ब्याज गुने 100, यानी 1200 ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन, सॉरी 312 आया था, 312 गुने 100 ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है, 1512, मूलधन है आपको, सॉरी मूलधन 1200 आया था, मूलधन 1200, मूलधन हो गया 1200 अगुना में समय लेंगे कितना, तो समय आप लेंगे यहाँ पे 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष यदि लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको 3 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे होगा 26/3%, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, तो यहाँ पे होगा ई ऑप्शन। ठीक है, तो ई ऑप्शन होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार Zn जिंक तत्व के परमाणु क्रमांक कितना है, 30 है। ठीक है, Fe का परमाणु संख्या कितना है, 26, आयरन कोबाल्ट का कितना है, 27 परमाणु संख्या। ठीक है, निकेल का है 28 परमाणु संख्या, 28, कॉपर का कितना होता है परमाणु संख्या, 29, कॉपर का 29, सोडियम का होता है 11, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक, जिंक जो है 12वें वर्ग के तत्व है। नेक्स्ट, 60 नंबर है कि केल्विन पैमाने पर जो है लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा। तो देखिए, केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस में बदलना, यानी केल्विन से सेल्सियस में जाना है, तो क्या करेंगे। तो देखिए, केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए केल्विन बराबर क्या होता है, 273 डिग्री प्लस 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, तो
तो केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में 273 घटाना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? 273 घटाना होगा। ठीक है, 273 घटाना होगा, यानी सी ऑप्शन। तो याद रखना है कि केल्विन पैमाने पर यदि दी गई है और सेल्सियस में बदलना है, केल्विन से सेल्सियस में, तो क्या करेंगे? उसमें से 273 घटाना होगा। ठीक है, 273 घटाना होगा, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा केल्विन माइनस 273। ठीक है, डिग्री, तो यहाँ पे 273 घटाना होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। तो याद रखना, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 273 घटाएंगे। ठीक है, 273 घटाएंगे। उसके बाद देखिए, एक जो है आपको किसी भी स्केल पर मापे गए तापमान को किसी दूसरे स्केल पर तापमान में जो है, इसके लिए संबंध फार्मूला है C/5 बराबर होता है F-32/9 बराबर होता है K-273/5। ठीक है, बराबर R/4। ठीक है, तो C/5 बराबर होता है F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ठीक है, R/4। नेक्स्ट फिर है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो सी ऑप्शन, अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है मानव शरीर का अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ। अग्नाशय के बहिःस्रावी भाग से एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं कहलाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका में पाई जाने वाली कोशिका एवं निकलने वाला हार्मोन होता है जो है आपको अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है और गामा सेल होता है। नेक्स्ट 62 नंबर देखिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? बी ऑप्शन, C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। प्रोपेन एल्केन श्रेणी का यौगिक है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो एल्केन प्रोपेन, तो C3H8 होगा। ठीक है, मेथेन का सूत्र होता है CH4, एथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8। ठीक है, C3H8, ब्यूटेन का होता है C4H10, पेंटेन का होता है C5H12, एथाइन का होता है C2H2। ठीक है, और बेंजीन का होता है C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 63। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयन के बीच जो है फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता? तो सी ऑप्शन, फिनोल्फेथलीन। तो फिनोल्फेथलीन संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। यदि pH मान 7 होता है तो विलयन उदासीन है, pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय और pH मान 7 से कम है तो अम्लीय। सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक एसिड का मिश्रण एक प्रभावी बफर विलयन है। सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, लॉरी व ब्रनस्टेड के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल, और जो पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्षारक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए किरचॉफ एक सर्वव्यापी सूचक है। 64 नंबर देखिए, कहता है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। तो ई ऑप्शन, तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है। विषुवतीय रेखा प्रदेश में उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है जिससे वनस्पतियां में विविधता और लकड़ी में मजबूती पाया जाता है। पृथ्वी के 12% भाग इन्हीं वनों से ढके हैं। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन अफ्रीका या गिनी तट, जावा, सुमात्रा आदि इन वनों के प्रमुख है। ब्राज़ील में इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। जैव विविधता जो है सर्वाधिक विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है। ध्रुवीय में जैव विविधता न्यूनतम पाई जाती है। फिर है कि कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन खाली स्थान के समानुपातिक होता है तब इसका त्वरण स्थित होता है। 65 का बी, तो शुरू किए गए समय यानी टाइम स्क्वायर्ड। तो कोई पिंड जो है विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन शुरू किए गए समय के समानुपातिक तब होता है जब जो है त्वरण जो है स्थिर हो। ठीक, तो चूँकि एस बराबर होता है UT + ½ AT²। यू होता है प्रारंभिक वेग, एस होता है विस्थापन, ए होता है त्वरण, टी होता है समय और यू प्रारंभिक वेग 0 लेंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा 0 + ½ AT²। ठीक है, जो कि ½ A क्या है, कांस्टेंट है। तो
ये जो है क्या होता है, टी स्क्वायर समानुपाती होता है। नेक्स्ट 66 नंबर देखिए, 66 की यदि बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती हैं। तो ए ऑप्शन स्क्लेरेन काइमा। तो स्क्लेरेन काइमा उत्तक में मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। दीर्घ उत्तक की कोशिकाएं मृत सेल से बना होता है। दीर्घ उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी और संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें सघन कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भीति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती हैं। स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं केंद्रक उत्तक, लंबी, अंडाकार या बहुभुजी जीवित कोशिकाएं होती है। 67 है कि 3 क्रमागत भट्टों 30, 20, 5 के समतुल्य बट्टा क्या है। तो यहाँ पे यदि निकालेंगे तो मान लेंगे 100, यदि अंकित मूल 100 मानेंगे तो 30% बट्टा यानी 70/100, फिर 20% यानी 100 - 20 80/100, फिर 5% यानी 100 - 5 यानी 95/100। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 53.20। ठीक है, 53.20। फिर निकाल लीजिए 100 - 53.20, ये निकल जाएगा 46.80 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे में है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर हो तो डायरेक्ट आंसर होगा ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस 0.3 यानी कितना होगा, 2 हो जाएगा यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए 69 है कि एक व्यक्ति को जो है कुल धन का 3/8 भाग मिला, उसके मित्र को शेष धन का 3/8, यदि दोनों का अंतर इतना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले मित्र को जो है 3/8x मिला, दूसरे को जो है शेष कितना, तो शेष हो जाएगा आपको x माइनस 3/8x, 5/8x। ठीक। तो दूसरे व्यक्ति को 3/8 इंटू 5/8x, ठीक है, इतना मिला, यानी टोटल जो मिला वो 15/64 मिला। ठीक है, 15/64x। तो अब देखिए 3/8x माइनस 15/64x, इसका अंतर है 36। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 256। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। एंड दी लास्ट देखिए, कहता है कि किरण बलियान ने एशियाई खेलों 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीती हैं। तो ए ऑप्शन। तो देखिए किरण बलियान ने एशियाई खेल 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक गोला फेंक में जीती हैं। ठीक है। भारत में एशियाई खेल 2023 में कुल 107 पदक प्राप्त किया, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 जो कांस्य पदक शामिल है। इस प्रतियोगिता में चीन 383 पदक के साथ प्रथम स्थान पर, जापान 188 पदक के साथ दूसरे स्थान पर और रिपब्लिक ऑफ कोरिया 190 पदक के साथ तीसरा स्थान पर प्राप्त किया है। भारत ने 107 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।